हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइज, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और जैसा कि हम लोग डेली क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज हम वो नहीं करेंगे, उसको स्किप करते हैं। आज हम लोग केवल करंट अफेयर्स पर ही डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक सारा देखिए वीडियो, स्किप मत करिए एक भी मिनट का वीडियो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। तो चलिए देखते हैं। और हाँ गाइस, इम्पोर्टेंट सूचना है कि इससे रिलेटेड जो पीडीएफ हम डिस्कस करते हैं, वो पीडीएफ आपको क्या करते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज का सेशन हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, क्या क्वेश्चन कह रहा है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली, ग्रेट बैरियर रीफ, क्या क्वेश्चन कह रहा है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, अक्सर चर्चा में बनी हुई है इस समय। तो ये किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो लोकेशन कहाँ है, दिखा देते हैं। एक मिनट गाइस, थोड़ा ब्लर रहेगा, बट हमें बस थोड़ा सा देखना है, देख लेते हैं। मैप लग रहा है कि, एक मिनट गाइस, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर है बट कोई नहीं, हमें बस समझना है। तो ये आपको कोरल रीफ दिख रहा होगा, ये कोरल सी है। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ आपको क्या मिलेगा? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन आया है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे क्या हैं, रेगिस्तान हैं। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे क्या हैं, रेगिस्तान हैं। जैसे कि देख लेते हैं कौन कौन से रेगिस्तान हैं। रेगिस्तान जो है, एक मिनट नोट कर लीजिए। ग्रेट सैंडी पूछता है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जितने भी मरुस्थल हैं वो कहाँ पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये पश्चिमी एरिया है इसका, तो इधर स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल एंड थर्ड बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, बृहद विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर बात करें कि नदियाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जो हमेशा पूछता है, मरे, कौन सी, क्या बताया मैंने कि मरे नदी और डार्लिंग नदी, मरे नदी और डार्लिंग नदी, ये जो है ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं। और ये दोनों नदियाँ कहाँ पर आप अपना जल जा कर के गिराती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में। कहाँ पर गिराती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मरे नदी, डार्लिंग नदी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और कहाँ अपना जल गिराती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और बताते हैं आप लोगों को कि अब यहाँ मैप क्लियर नहीं है तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो क्लियर हो जाता आप लोगों को, बट कोई नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए। जो फैक्ट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पर है इसको एक्चुअली बांटा गया है ऑस्ट्रेलिया को। ये जो इसका पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है? विक्टोरिया प्रांत है।
यहाँ पर क्या है, विक्टोरिया प्रांत है। तो ये विक्टोरिया, और ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे तस्मानिया, तस्मानिया सागर यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर तस्मानिया है। तो विक्टोरिया प्रांत और तस्मानिया, इन दोनों को कौन सी जल संधि क्या करती है, अलग करती है, तो वो कौन सी है, वास जल संधि। वास जल संधि, वास जल संधि विक्टोरिया और तस्मानिया को क्या करती है, इनको ये क्या करती है, ये अलग करती है। और ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कुछ इसमें बता देते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको हम और क्लियर बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं आज, बट चलिए कोई नहीं, किसी अलग दिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में, या मतलब सारे जितने भी महाद्वीप हैं सभी के बारे में करके हम क्लियर कर देंगे। तो अभी जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया वो देख लीजिए आप लोग। तो ये जो मैंने बताया आपको कि अभी यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ पर गाइज ये जो है इस साइड ऊपर, तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्या है, यहाँ पर क्या बताया अभी मैंने, तो यहाँ पर मैंने बताया है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति में से विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ। और इस साइड जो है, ये तो पूर्वी भाग में पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी भाग में ये स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर इस साइड जो बात करें तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कौन सी है, तो है कॉस्कुयुस्को। कॉस्कुयुस्को, ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है कॉस्कुयुस्को, ये भी पूछता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और बैरियर रीफ मैंने बता दिया कि पूर्वी भाग में, तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। और डार्लिंग पर्वत श्रेणी जो है वो वहीं से क्या करती है, डार्लिंग नदी, यानी कि ये जो एरिया है दक्षिण पश्चिम भाग, यहीं से क्या करती है, दक्षिण पश्चिम भाग में ही ये नदी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, चलते हैं हम, एक मिनट। ये क्वेश्चन हमारा है जो क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्ट मैंने बताया वो भी नोट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। क्या क्वेश्चन कहा, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। क्या क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एस से सिक्योरिटी, पी प्रिंटिंग, एम मीटिंग, सी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन्होंने क्या किया है, कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, तो कहाँ पर की है, देवास और नासिक में। कहाँ पर, देवास और नासिक में। तो देवास, ये देवास कहाँ पर है, देख लेते हैं, देवास मध्य प्रदेश में। देवास कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और गाइज अगर क्लियर हो सारे टॉपिक, आपको अच्छा लगा सेशन, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूला करिए, लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देवास और एमपी, देवास कहाँ पर है, एमपी, और नासिक तो महाराष्ट्र में है। तो ये क्लियर हो गया होगा। भारत में बात करें तो 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो ये भी पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पर है। भारत में बैंक नोटों की जो छपाई होती है और आपूर्ति होती है, उसके लिए भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है। वो कहाँ कहाँ पर है चारों, एक तो देवास, दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में है, तीसरी बात करें मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटका में, तो ये हो गया। और एक कहाँ पर है, सालबोनी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों बहुत ही अच्छे से ध्यान में, माइंड में रख लीजिएगा। तो ये क्या है कि मैसूर कर्नाटका और सालबोनी जो है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल।
तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर बैंक नोटों की छपाई की जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें SPMCIL, तो ये क्या है? ये एक मिनी रत्न कंपनी है। ये क्या है? भारत सरकार के स्वामित्व वाली क्या है? मिनी रत्न कंपनी है। जो इसका क्या काम है? तो ये मुद्रा, बैंक नोट, सुरक्षा और क्या कहते हैं, स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा, चेक, बॉन्ड बॉन्ड और क्या कहते हैं उसको, सिक्के, स्मारक सिक्के, पदक, सोना चांदी का शोधन करना। तो ये इन सभी के उत्पादन में ये काम करती है। कौन सी? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारा काम यही करती है, जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक ऐसी कंपनी है। ये मिनी रत्न कंपनी है। अगर बात करें इस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो वो है तृप्ति पात्रा घोष। इस कंपनी के जो प्रबंध निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? तृप्ति पात्रा घोष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? 2006 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2006 में हुई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में राष्ट्रपति माता रेला किस देश के दूसरे कार्यकाल के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? एक मिनट, यहाँ पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति माता रेला किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो कौन निर्वाचित हुआ है? ये मतलब राष्ट्रपति माता रेला है कहाँ के? इटली के। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ये हैं जो कि दोबारा ये क्या हुए हैं? निर्वाचित हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इटली की, तो इटली की जो राजधानी है वो क्या है? रोम है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और रोम जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? तो टाइबर नदी। ये ध्यान रखिएगा, किस नदी पर बसा हुआ है? टाइबर नदी पर। इटली की कैपिटल रोम किस नदी पर बसा हुआ है? टाइबर नदी पर बसा हुआ है। और इटली की जो गंगा है, इटली की गंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि इटली की गंगा को क्या कहा जाता है? मतलब इटली की गंगा का क्या नाम है? क्या कहा जाता है? तो पो नदी। इटली की गंगा किस नाम से जानी जाती है? पो नदी से पो नाम से जानी जाती है, यानी पो नदी। ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इम्पोर्टेंट, जो कि अधिकतर पूछता है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो ये इटली में ही है। ये कौन सी ज्वालामुखी? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी और है इटली की, एटना ज्वालामुखी। तो एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये दोनों क्या है? ये दोनों ज्वालामुखी जो हैं सक्रिय हैं। इटली की ये दोनों ज्वालामुखी क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी हैं, स्ट्राम्बोली और एटना ज्वालामुखी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सियोमारा कास्त्रो। क्या क्वेश्चन है? शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है होंडुरास की। कहाँ की बनी है? होंडुरास की। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी शियोमारा कास्त्रो। ये है शियोमारा कास्त्रो, देख सकते हैं आप लोग। ये 62 वर्ष की हैं, 62 वर्ष की। और इन्होंने ये किसकी जगह ली है? ये अभी किसकी जगह पर आई हैं? तो उनका नाम है जुआन ऑरलैंडो
ये डा है लास्ट में, ऑर्लैंडो हर्नांडेज, इतना बड़ा नाम ध्यान नहीं रख पाएंगे आप लोग, बस इतना रखिए कि ऑर्लैंडो की जगह पर। तो ये किसकी जगह पर मतलब बनी है, शियोमारा कास्त्रो आई है, किसकी जगह लेंगी, ऑर्लैंडो की जगह लेंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और देख लेते हैं इनके बारे में। पहले होंडुरास देख लेते हैं, होंडुरास की, एक मिनट, गाइस, ये आपको दिख रहा होगा होंडुरास, ये देखिए, ये होंडुरास, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ की जो है मतलब होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिसका नाम है शियोमारा कास्त्रो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ अगर नॉर्थ अमेरिका में आ ही गए हैं, होंडुरास कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा होगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो इसमें है होंडुरास। तो यहाँ पर आपको मैक्सिको दिख रहा होगा, यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट, और इसके ऊपर क्या है, कनाडा। तो ये ध्यान रखिए पूरा मैप। ये क्यूबा है, क्यूबा, ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो क्यूबा है, क्यूबा, और ये जमैका, ये आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये क्यूबा और ये जमैका। तो ये जो क्यूबा है और जमैका है, क्या कहा मैंने, जो क्यूबा और जमैका, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ जमैका जो द्वीप है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, गन्ने की खेती। और क्यूबा जो है, इसकी जो राजधानी है वो है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। और हवाना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सिगार के लिए प्रसिद्ध है, सिगार के लिए जाना जाता है। ये हवाना जो है सिगार के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। तो ये जो एक मिनट, इसको हटा दे रहा, और नोट कर लीजिए आप लोग, जो क्यूबा है, क्यूबा और यूकाटन, क्यूबा और यूकाटन प्रायद्वीप को कौन सी चैनल अलग करती है, तो यूकाटन चैनल अलग करती है, यूकाटन प्रायद्वीप और इसको क्यूबा को अलग करती है। और किसको जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर को यूकाटन चैनल जो है वो क्या करती है, वो जोड़ती है, और क्यूबा और यूकाटन प्रायद्वीप को क्या करती है, ये अलग करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जमैका मैंने बता दिया कि जमैका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, और क्यूबा जो है की राजधानी हवाना, और ये सिगार के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो ये आपने इनको देख लिया होगा। अगर बात करें कि इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो जीत करके आई हैं, इन्होंने क्या वादे किए हैं। तो इन्होंने जो वादा किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना, और क्या बोला है इन्होंने कि गर्भपात कानून जो सख्त है, गर्भपात कानून जो सख्त है, उसको क्या करना, उदार बनाना। तो ये इनके 2 वादे इन्होंने किए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और होंडुरास मैंने बता ही दिया कि ये मध्य अमेरिकी देश है, और इसकी राजधानी जो है होंडुरास की जो राजधानी है उसका नाम है टेगुसिगाल्पा। उसकी राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा। और ये होंडुरास जो है ये 1838 में मैक्सिको से स्वतंत्र हुआ था। मैक्सिको से 1838 में होंडुरास स्वतंत्रता प्राप्त किया था उसने। तो ये आपको कुछ फैक्ट अलग से मैंने बता दिए हैं जो आपको ध्यान रखना है। और होंडुरास देखा जाए तो मुख्य रूप से ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड है।
ये किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। यहाँ पर ये अपने गन्ने और कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। होंडुरास अपने गन्ने और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और एक माया सिविलाइजेशन है, माया सिविलाइजेशन, तो जो विश्व में प्रसिद्ध है माया सिविलाइजेशन, ये होंडुरास क्षेत्र में ही विकसित हुई थी। और ये कैसी सभ्यता थी? एक मेसो अमेरिकी सभ्यता थी। बस इतना ही बताना, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओडिशा ओपन बैडमिंटन 2022। क्या क्वेश्चन है? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किस युवा खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी बता दे रहे हैं। इनका क्या नाम है? उन्नति हुड्डा। एक मिनट देखते हैं, इमेज होगा मेरे पास इनकी, एक मिनट। ये है उन्नति, किशोरी उन्नति हुड्डा। तो ये हैं जिन्होंने क्या किया है? ये ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें ये देखते हैं, और देखा जाए तो, और ये जो है मात्र 14 साल की, मात्र कितनी? 14 साल की हैं। तो अब तक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक की ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अब तक की ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। उन्नति हुड्डा मात्र 14 ईयर्स की हैं, जो ये महिला एकल का खिताब ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अगर ये तो महिला एकल में हो गई। अगर पुरुष एकल का पूछ ले कि पुरुष एकल में ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो उनका नाम है किरण जॉर्ज। क्या नाम है इनका? किरण जॉर्ज। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पुरुष एकल में पूछे तो किरण जॉर्ज भारत के हैं, और महिला एकल में पूछे तो उन्नति हुड्डा भारत की ही है। अगर ये मेंस डबल, पुरुष डबल में पूछ ले, डबल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो नोट कर लीजिए, नूर मोहम्मद। वैसे यही दोनों याद रखिए, बस एक बार बोल दे रहे हैं, हो सकता है आ जाए तो फिर, क्योंकि क्या क्वेश्चन देते हैं ये क्लियर नहीं रहता है। तो नूर मोहम्मद और लिम खिम वाही, जो कि कहाँ के हैं? मलेशिया के। नूर मोहम्मद, और नाम तो बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में बताया है। नूर मोहम्मद और दूसरे हैं लिम खिम वाही। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वुमेन्स डबल में पूछे कि किसने खिताब जीता है, तो ट्रीसा जॉली और दूसरी हैं गोपी चंद पुलेला। वुमेन्स डबल में क्या बताया मैंने? ट्रीसा जॉली और गोपी चंद पुलेला। तो ये ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। तो इसमें और फैक्ट बता देते हैं। ओडिशा आया है सामने, तो ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा ये यहाँ पर कटक है। ओडिशा में क्या है? कटक है। तो ये आपको पता ही होगा। और कटक किस नदी के किनारे है? ये भी ध्यान रखिए, महानदी के किनारे है। ये आपको क्लियर हो जाएगा। और कटक नाम आने से आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? ओडिशा के कटक में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन है? पुस्तक कौन सी बुक है? फियरलेस गवर्नेंस। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फियरलेस गवर्नेंस, जिसका हाल ही में क्या किया गया? विमोचन किया गया। किस लेखक के द्वारा ये बुक लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी जी जो हैं, ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं। और ये आईपीएस तो सबको पता ही होगा। और ये आईपीएस किसकी बात कर रहे हैं? किरण बेदी जी। ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। अब ये क्या है? रिटायर्ड हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ये जो इनकी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस,
इन्होंने अपने जो उपराज्यपाल के रूप में जो इन्होंने 5 साल सेवा की है और आईपीएस के रूप में जो इन्होंने 40 साल का अनुभव उन्होंने मतलब लिया है, तो उन सभी को क्या किया है इस मतलब इस बुक में वो सब इन्होंने लिखा है। तो ये उन्हीं के बारे में है। उन्होंने क्या मतलब उनकी जो टीम भावना क्या थी, सहयोग क्या था, उनका प्रभावी पुलिसिंग क्या थी, सेवाओं में कैसे इन्होंने निर्णय लेने के बारे में क्या है, सब कुछ इन्होंने इस फियरलेस गवर्नेंस के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है। तो ये किसकी है? किरण बेदी जी की है, जिसका इन्होंने क्या किया है, हाल ही में विमोचन किया है। ये 1 मिनट, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये बुक है फियरलेस गवर्नेंस। ये देखिए, फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट, NI, क्या क्वेश्चन है? NIPER, NIPER, फिर से देख लीजिए, NIPER अनुसंधान पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? क्या क्वेश्चन है? NIPER हाल ही में, ये जो अनुसंधान पोर्टल है हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो देख लेते हैं किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगर बात करें NIPER की बात की जाए तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, P से फार्मास्यूटिकल्स, PHARMA, एक मिनट, अरे ये तो पूरा चला गया, फार्मा, PHAR, यहाँ आर लिखा है, फार्मास्यूटिकल, और ई से हो जाएगा एजुकेशन, एंड आर से रिसर्च। क्या कहा मैंने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, NIPER का क्या है, फुल फॉर्म है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रसायन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये मनसुख मंडाविया, रसायन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उर्वरक और रसायन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो रसायन मंत्रालय के द्वारा ये रिसर्च एंड क्या कहा मैंने, NIPER फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो अनुसंधान पोर्टल है, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रसायन मंत्रालय के द्वारा इसको फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में क्या करना है, इनोवेशन और रिसर्च की सुविधा के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में क्या किया जाए, इनोवेशन किया जाए और रिसर्च की सुविधा प्रदान की जाए, इसलिए क्या किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पोर्टल क्या करेगा, जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में क्या करेगा, जानकारी प्रदान करेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो पोर्टल होगा ये NIPER के पेटेंट और प्रकाशन की जानकारी भी यहाँ पर क्या होगी, सूचीबद्ध होगी। तो एक ही स्थान पर जो भी मतलब NIPER के अनुसंधान से संबंधित जो भी विवरण होंगे इसी पोर्टल पर क्या हो जाएंगे, रखे जाएंगे। तो जिससे क्या होगी, लोगों की पहुँच आसानी से वहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा
हो सॉन्ग, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हलंत नहीं लग रहा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, हो सॉन्ग, ये सही लिखा है, ये आधा हा रहेगा, हाँ में हलंत लगेगा, ठीक है। तो किस देश के द्वारा हो सॉन्ग 12 ये क्या है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा होसोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर इसकी क्या है, क्षमता है। उत्तर कोरिया के नेता कौन है, तो यहाँ के जो नेता हैं उनका नाम है किम जोंग उन, किम जोंग उन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नॉर्थ अमेरिका क्या कर रहा है, लगातार जनवरी में इसने बहुत सारे परीक्षण किए हैं, बहुत सारे, जैसे कि अगर मतलब ये 5 जनवरी को भी इसने किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। दूसरा लॉन्च इसने 11 जनवरी को किया, हाइपरसोनिक हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक जो हथियार होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हाइपरसोनिक हथियार जो होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, एक स्टेटमेंट में डाल देता है, तो वो हमें जब ध्यान रहेगा तो हम लोग इसको देख लेंगे कि सही है कि गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हाइपरसोनिक हथियार है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसकी तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर ये उड़ते हैं। और ध्वनि के उसमें मामले में देखा जाए तो वे जो होते हैं वो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से इनकी गति 5 गुना अधिक होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। क्या कहा मैंने कि हाइपरसोनिक हथियार जो होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सेकंड क्या अंतर है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति इनकी होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें तो एक नॉर्थ अमेरिका ने एक और के, उसका क्या नाम है, KN-23 SRBM, तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM का मतलब क्या है, S से शॉर्ट, R से रेंज, B से बैलिस्टिक, M से मिसाइल। तो SRBM, तो ये KN-23 जो है ये भी इसकी मतलब इसकी भी इसने एक जोड़ी क्या की है, ये भी लॉन्च किया है। अभी ये कब लॉन्च किया, 14 जनवरी के लगभग इसने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। तो बहुत सारा मतलब ये लगातार परीक्षण ही कर रहा है। और देखा जाए तो एक इसने किया KN-24 SRBM, उसके तुरंत 2-3 दिन बाद फिर इसको लॉन्च करता है, KN-24 SRBM इसको लॉन्च करता है। तो ये लगातार मतलब कर ही रहा है, ये मिसाइल का परीक्षण लगातार कर ही रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी जो है अभी जो मैंने बताया कि ये होसोंग 12 मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया, नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट को। हाँ, एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों के बीच जो ये जो सीमा बनाता है अक्षांश, वो कितनी मतलब कितने डिग्री, कौन सा अक्षांश सीमा बनाता है, कितना अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, 38 डिग्री। 38 डिग्री अक्षांश जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य क्या करता है, सीमा बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021, इसको थोड़ा स्किप करते हैं, एकदम लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्योंकि लंबा है और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, तो वो कौन सी कंपनी है, तो चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी कंपनी बनी है, चेन्नई सुपर किंग्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये है। तो ये जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम है, ये क्या बन गई है, ये एक अब स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और इस टीम का जो मार्केट कैप वो कितने का हो चुका है, 7600 करोड़ का हो चुका है।
तो ये ध्यान रखना है। और ये आईपीएल की सबसे कामयाब टीम महेंद्र सिंह धोनी की ये महेंद्र सिंह धोनी की टीम माना जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये आपको और ध्यान रखना है इसमें कि जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की ये जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसने 4 बार आईपीएल खिताब जीता है। कितनी बार आईपीएल खिताब जीता है? 4 टाइम्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके और देखा जाए तो क्या नाम है उसका, एक मुंबई इंडियंस जो है, तो इसने क्या किया, ये कितने बार आईपीएल, सबसे ज़्यादा आईपीएल जो जीता है तो वो मुंबई इंडियंस है, 5 टाइम्स। तो ये मुंबई सबसे ज़्यादा आईपीएल जो जीती है मुंबई इंडियंस जीती है। और ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स टीम, ये 4 टाइम्स आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। और आईपीएल 2021 में जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन सा था? वीवो था। और कहाँ आयोजन हुआ था 2021 का आईपीएल? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर अभी न्यूज़ में था, मैंने डिस्कस भी किया था अपने यूट्यूब अपने मतलब क्या कहते हैं लेक्चर में। तो उसका स्पॉन्सर क्या बना दिया गया है? 2022-23 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा को बना दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट होने वाली है आईपीएल 22-23, क्योंकि यहाँ पे 10 टीम खेलेगी, 2 नई टीमें इसमें जुड़ गई हैं, लखनऊ और अहमदाबाद की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो ये जो मैंने क्या क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन बताया कि ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है ये एक स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। तो यूनिकॉर्न अपने लेक्चर में मैंने कई बार डिस्कस किया कि व्हाट इज़ यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न बताया कि मैंने जब कोई कंपनी जब क्या करती है, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो $1 बिलियन हो जाता है। जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है तो उस कंपनी को क्या कह देते हैं? यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो अब ये कंपनी क्या हो जाती है? स्टार्टअप कंपनी। तो स्टार्टअप कंपनी, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि जब क्या करते हैं उसका, जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है तो उसे क्या माना जाता है? यूनिकॉर्न कंपनी का क्या कर दिया जाता है? दर्जा दे दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना स्टार बनाना है बना सकते हैं। किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग द्वारा 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग द्वारा 31 जनवरी, ध्यान रखना कि कौन सा तारीख है? 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को किस आयोग के द्वारा अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मनाया गया है अभी। तो कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय महिला आयोग। यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की हाँ, तो ये ध्यान रखना, पहला फैक्ट तो ये आपको ध्यान रख लेना, माइंड में बिठा लेना, लिख लीजिए, जो भी करना करिए, कि ये जो महिला आयोग है इसकी जो ये क्या संवैधानिक है? क्या ये संवैधानिक निकाय है? तो नहीं, संवैधानिक नहीं है, बल्कि ये क्या है? सांविधिक निकाय है। क्या है ये? सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, विधिक आयोग है ये। क्या है ये? सांविधिक निकाय है या विधिक आयोग है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना है 1990 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद में 1990 में ये अधिनियम पारित किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। और 31 जनवरी 1992 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और वर्तमान में देखा जाए कि इसकी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष इसकी कौन है महिला आयोग की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, इस आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो नाम आप लोग लिख लीजिए, जयंती पटनायक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यानी 30वीं वर्षगांठ 2022 में इसकी मनाई गई। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम क्या रखी गई है, ये ध्यान रखना है आपको। तो थीम रखी गई है शी द चेंज मेकर।
ये थीम ध्यान रखिएगा, शी द चेंज मेकर, शी इज नहीं है, शी द चेंज मेकर, ये थीम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मिनट, जयंत पाटिल की इमेज होगी मेरे पास एक, हाँ ये पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, कौन है? जयंती, मैंने शायद पाटिल बोल दिया है, जयंती पटनायक ये है, जयंती पटनायक, ये ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं आप लोग। चलते हैं अपने, ये देखिए धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने बिखेरा जलवा, ये मैंने दिखाना क्या होता है यूनिकॉर्न, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। और हाँ, ये पोर्टल मैंने आपको नहीं दिखाया था, निपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो ये है इसका पूरा, ये आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे? राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो इसमें क्या करना है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, महिलाओं को उनके मतलब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, तो जो अलग अलग फील्ड हैं उनमें महिलाओं की उपलब्धियां, जो महिलाओं ने उपलब्धि अपनी हासिल की है, उसको क्या करना, उसका जश्न मनाना है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उसका क्या करना, जश्न मनाना। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। उनको क्या करना, राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बढ़ावा देने के लिए ये अभियान कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ध्यान से जितना भी बताएंगे आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एक साल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सभी में एक ना एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना। तो जितना भी बोलते हैं आप क्या करिए, नोट डाउन करते चले जाइए। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं बनना है, बस जितना हमको क्या करना है एग्ज़ाम में आ जाए और उतना ही हमको बस जानना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण, क्या क्वेश्चन कह रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत के दर से बढ़ने की संभावना है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो कितने प्रतिशत? 9.2% की दर से। तो ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी फैक्ट बताने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारा बस लाइन टू लाइन आप क्या करिए, नोट करते जाइए। चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा बेसिक नॉलेज इसके बारे में। अगर बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण तो पहले ये ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमी सर्वे है, ये बजट जो है, जैसे कि आज क्या है 1 तारीख है, तो 1 फरवरी को क्या होता है, बजट हर साल पेश किया जाता है। बजट हर साल कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी के दिन पेश किया जाता है। तो बजट के जब बजट यानी 1 फरवरी से एक दिन पहले, तो एक दिन पहले जो पेश किया जाता है उसको इकोनॉमी सर्वे कहते हैं। तो बजट हर साल 1 फरवरी के दिन और इसके ठीक एक दिन पहले क्या करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, इकोनॉमी सर्वे क्या किया जाता है, वो पेश किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या होता है, आर्थिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, ये बजट का मुख्य आधार होता है। इसमें क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर होती है, पूरा लेखा जोखा होता है। क्या होता है इसमें? देश की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा होता है। इकोनॉमी सर्वे में क्या होता है, देश की आर्थिक, जैसे हर घर में आप देखते होंगे कि सबका अपना कुछ ना कुछ आर्थिक होता है, कि पूरे साल का लेखा जोखा रहता है कि इतनी मंथली इनकम होती है, तो उसमें क्या हमने मतलब एक्सपेंस किया, क्या हमने क्या मतलब क्या हमारी आय हुई, क्या हमारी खर्च हुई, उसमें क्या मैंने बचा के रखा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही क्या होता है कि देश का जो होता है इकोनॉमी सर्वे, ये देश की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा होता है। इसमें देश को अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है कि देश को अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में ये बताती है कि हमें मतलब लाभ में है, हानि में है। जो बजट में मतलब प्रस्तुत की गई थी उसमें हमारा मतलब
क्या हुआ, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा, साल भर में विकास का क्या ट्रेंड रहा, कितनी पूंजी आई, और मतलब कौन सी योजनाएं किस तरह लागू हुई। तो इन सभी बातों की क्या करती है, ये हमें आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत की जाती है, इन सभी का इसमें क्या होता है, ब्यौरा होता है। इन सभी की क्या होती है, इसमें जानकारी होती है, सरकारी नीतियों की भी इसमें जानकारी होती है। तो ये सारा आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये देश की अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में बताती कि कितनी ग्रोथ रही, क्या इसमें मतलब क्या विकास का ट्रेंड रहा, कितनी पूंजी आई, क्या योजनाएं लागू हुई, और क्या और इसमें सरकारी नीतियों की भी जानकारी होती है। तो ये सारा क्या होता है, इकोनॉमी सर्वे में जानकारी होती है। तो अब देखते हैं कि जो 1950-51 में क्या है, 1950 से 51 में क्या था, पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। कब, 1950-51 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण, ये तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब ये ध्यान रखना कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसको तैयार करने का काम कौन करता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। कौन करता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा ये सलाहकार, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया है कि हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, अनंत नागेश्वरम को क्या किया गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, ये किसके द्वारा, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी दिसंबर 2021 में मैंने बताया भी था कि जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे आर्थिक सलाहकार, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इस बार का जो आर्थिक सर्वे था, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण था, तो वो किसके द्वारा, प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा इसका क्या किया गया, मसौदा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, प्रमुख आर्थिक सलाहकार के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा इस बार का क्या किया गया, तैयार किया गया। और इसको कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक और नॉलेज इसमें, एक और जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है 2 खंड में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इसे केवल एक ही खंड में, मतलब इसको एक ही खंड में जोड़ दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 खंड में प्रस्तुत होता था, लेकिन इस साल क्या किया गया, इसे एक ही खंड में पेश किया गया है। तो ये, तो आपको अब ये बताइए कि क्या मतलब कि ये संविधान में है कि इसको मतलब प्रस्तुत करना ही करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको प्रस्तुत करना ही करना, ऐसा कुछ नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार इसको अनिवार्य रूप से ही इसको 1 तारीख को या हर साल प्रस्तुत करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई बाध्यकारिता नहीं है। तो सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है इसके लिए, और ये आपको ध्यान रखना है। 1947 में क्या हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही आर्थिक सर्वेक्षण बजट, तो पहले 1947 में क्या था कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 में इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और उसको क्या किया गया, फिर एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण और फिर उसके एक दिन बाद बजट क्या किया गया, प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं क्या क्या मतलब निकल के आई हैं, रिपोर्ट में क्या अनुमान लगाया गया है, वो आप लोग क्या करिए। तो इसमें एक शॉर्ट में बस ध्यान रखिएगा कि पिछले 1 वर्ष के अंदर अर्थव्यवस्था में जो भी आंकड़े होते हैं वो क्या किए जाते हैं, इकोनॉमी सर्वे में प्रस्तुत किए जाते हैं। एक लाइन में आपको माइंड में रखना है। जितनी स्टोरी मैंने इतनी सारी बता दी, उसमें आपको बस निचोड़ क्या निकालना है, कंक्लूजन क्या निकालना है कि इकोनॉमी सर्वे क्या है, पिछले 1 साल के अंदर अर्थव्यवस्था के जितने भी आंकड़े होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसका ये रखना है, ध्यान रखना है कि इकोनॉमी सर्वे जो है क्या है, इकोनॉमी सर्वे की थीम इस बार 21-22 की थीम इस बार क्या रखी गई है, थीम। तो थीम रखी गई है त्वरित दृष्टिकोण। क्या थीम रखी गई है, त्वरित दृष्टिकोण। अब चलिए फटाफट नोट करते चलिए कि हम जैसा बता रहे हैं बस नोट करते रहिए आप लोग। आज वीडियो लंबा हो जाएगा बट कोई नहीं। देखिए, एक तो मैंने बता ही दिया कि 2021-22 यानी जो करंट ईयर चल रहा है
इसके लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाया गया है, तो 9.2%। 9.2%। अगर यही वो कहे कि 2022-23 22-23 वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है, तो 8 से 8.5%। कितना अनुमान लगाया कि जीडीपी वृद्धि कितनी होगी 22-23 में, तो 8 से 8.5% की भविष्यवाणी की गई है। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बात करें और देख लीजिए 2025 यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2025 तक भारत का $5 ट्रिलियन के जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग सुन करके उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक भारत का जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन का जीडीपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इस जो अवधि रहेगी यानी कि 2025 तक की अवधि में लगभग कितना डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है, 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। अगर 2025 तक का जो $5 ट्रिलियन की जीडीपी लक्ष्य रखी गई है, तो उसको अगर प्राप्त करना है तो भारत को इस पूरी अवधि में लगभग बुनियादी ढांचे पर कितने डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है, 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, 22-23 इसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने रहने का अनुमान है, 6.8% का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने रहने का अनुमान है, 6.8%। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब और देख लेते हैं कि 1 मिनट, हमको वहीं चलना चाहिए, 1 मिनट, आपको हम इमेज भी दिखाते हैं, सारा हमको चर्चा इस पर करनी है। ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, उससे संबंधित क्षेत्र। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में 2021-22 कृषि में और संबंधित क्षेत्र में कितना मतलब अनुमान लगाया गया है, 3.9% का अनुमान लगाया गया है। और यही उद्योग में देखा जाए, सेकेंडरी में देखा जाए, औद्योगिक वृद्धि दर यहाँ पर कितने का अनुमान है, 11.8%। कितने का, 11.8%। नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। और सर्विस सेक्टर यानी जो टर्शरी सेक्टर है हमारा, तृतीयक क्षेत्र जो हमारा है, जो सेवा क्षेत्र है, इसमें कितने का, इसमें है आपका 8.2, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, 8.2%। ये नोट कर लीजिएगा, 8.2% का क्या किया गया है, बढ़ने का अनुमान है। कहाँ पे, कृषि में 3.9% और उद्योग में सेकेंडरी उसमें देखा जाए सेक्टर में यानी उद्योग क्षेत्र में 11.8% एंड सर्विस सेक्टर में 8.2% बढ़ने का क्या किया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इतना नोट हो गया। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट। सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति, सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021 से 22 यानी 2021 से 22 अप्रैल से दिसंबर में सुधर कर
5.2%, जबकि यही 2021 में इस अवधि में ये कितनी थी, 6.6% थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2021 में ये 6.6% थी, जो कि सुधर करके 21-22 में अप्रैल से दिसंबर तक के उसमें देखा गया है ये कितने मतलब अनुमान लगाया गया है 5.2%। तो ये सुधर करके कितनी 5.2%। अगर WPI की बात करें, WPI थोक मूल्य सूचकांक, इसको क्या कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं हम, थोक मूल्य सूचकांक। WPI पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल टू दिसंबर के दौरान कितनी 12.5% बढ़ने का अनुमान, ये आपको ध्यान रखना, कितना 12.5%। और बात करें खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन 2020 से 21 में 308.6 मिलियन टन की क्या की गई है, वृद्धि देखने को मिली है। 2020-21 में 308.6 मिलियन टन की, यानी लगातार इसमें देखा गया है 4 वर्षों में लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी मैं दिखा दे रही हूँ सारा, अभी आप लोग ये बस हम फैक्ट जो है वो नोट कर लीजिए, अभी सारा दिखा दे रहे हैं आप लोग को। विदेशी मुद्रा भंडार 21-22 ये कितनी बढ़ गई है, 633.6 बिलियन डॉलर, 633.6 बिलियन डॉलर, ये क्या की गई है, ये देखने को बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब 1 मिनट रुकिए, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं करके। ये तो मैंने, ये देखिए विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 21-22 दिसंबर अंत 2021 तक में, ये देखिए 18-19 में 19-20 20-21 लगातार यहाँ क्या है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखते रहिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो ये सब ध्यान रखना है। और देख लेते हैं, ये देखिए राजकोषीय घाटा जो मैंने बताया कि ये देखिए 6.8, 20-21 में 9.1, 20-21 में 9.1, और यहाँ पर 21-22 में जो राजकोषीय घाटा ये है 6.8%। ये देखिए लगाया गया है, ये अनुमान लगाया गया है। और देख लेते हैं मुद्रास्फीति, ये देखिए, अरे ये यहाँ देखिए 21-22 में 5.2%, ये देखिए। और देख लेते हैं मेन सब नहीं देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा। ये तो मैंने बता ही दिया, विदेशी मुद्रा भंडार, ये थोड़ा देख लीजिए फैक्ट यहाँ पर कि वर्ष 2021 में 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस प्रदान किए गए थे, और अब कितनी स्टार्टअप्स की यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हुई है, 83 हुई है। वर्ष 2021 में 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस प्रदान किए गए हैं, कुल अब संख्या कितनी हो गई है, 83 हो गई है। तो ये ध्यान रखना है। वर्ष 2020 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 4.1% हो गई है। और ये देख लेते हैं वर्ष 2021-22 में 14,000 नए स्टार्टअप के साथ भारत विश्व का तीसरा, ये नोट कर लीजिए कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। भारत विश्व का किस नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, 3rd नंबर का। तो ये नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं हम देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही आप लोग को बताएंगे, फालतू परेशान नहीं करेंगे। ये सब मैंने बता ही दिया। ये देख लीजिए, भारत का विश्व में
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान है। 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, बता चुके हैं ऑलरेडी। मतलब किसके किसके द्वारा क्या क्या अनुमान लगाया गया, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान लगाया है कि भारत ये 2022-23 के भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान कितना 8.7 ये हो गया। एडीबी के द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 7.5% लगाया गया है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 9%। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसके द्वारा क्या अनुमान लगाया गया, तो एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए ताकि तैयार करने में ईजी रहे। ये हो गया। और ये देखिए आर्थिक समीक्षा 21-22 का मूल विषय मैंने ऑलरेडी बता दिया, थीम जो है त्वरित दृष्टिकोण। तो अब कुछ छूटा नहीं है, सब मैंने लगभग आप लोगों को क्या किया है बता दिया है। तो इतना आप लोग जितना भी बताया है सारा नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह, और इसको एक बार जरूर पढ़ लिया करिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। और चलते हैं आज का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को क्या आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए क्या है, करंट में है इसलिए मैंने पूछा। अरियाकुलम पक्षी अभ्यारण्य और रंगनथिट्टू, क्या क्वेश्चन है, अरियाकुलम पक्षी अभ्यारण्य और रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। इसका भी बताना कि अरियाकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है और रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। चलते हैं कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने वाले हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, कल ही बताया था। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जनवरी 2022 में कहाँ खोला गया, गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट क्या है, विश्व कुष्ठ दिवस हर साल कब मनाया जाता है, जनवरी के अंतिम रविवार को। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया गया है, जबलपुर। हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मोपुगांग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है, मिजोरम। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना, कल पूरी स्टोरी इनकी बताई थी मैंने, के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है, कर्नाटका में। और महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, जापान ने। किस दिन को हर साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी। हाल ही में किस द्वीप समूह से एक परजीवी फूल वाले पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है, निकोबार द्वीप समूह, इंपॉर्टेंट है इसको भी, ये भी। और 28 जनवरी 2022 को किसके द्वारा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल ने। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, लंबा हो गया है सेशन तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट था इसलिए लंबा गया है। इसको स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा और पसंद आया हो, उम्मीद है पसंद ही आया होगा। और इसको आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कुछ भी अच्छे कमेंट, मतलब अच्छा है वीडियो तो भी बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताइए, सजेशन हो कि नहीं ऐसे होना चाहिए थोड़ा और, आप कुछ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करिए, जो अभी नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा इस। बाकी कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कल का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट होने वाला है, क्योंकि आज बजट पेश हो गया है, बजट आ गया है, कल हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कल भी वीडियो लंबा ही जाने वाला है, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।